गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। पिछले दिनों हम लोग हिंदी लिटरेचर की चर्चा किए थे। इन दिनों ये वैश्विक महामारी कोरोना से हमारा विश्व पूरा परेशान है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में हम लोग जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, आप लोग पिछले दिनों हिंदी लिटरेचर पढ़े थे। आज हम हिंदी लैंग्वेज के बारे में आपको बताएंगे। हिंदी लैंग्वेज में आपका पहला चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण, जिसको हम लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये जो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है, इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। धातु का मतलब होता है क्रिया। सही संस्कृत में भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है भाषा शब्द, जिसका तात्पर्य होता है वाणी, मतलब बोलना, कहना या प्रकट करना। भाषा के माध्यम से मानव अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है। इसकी परिभाषा है, हम आपस में एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं या बोलते हैं वह भाषा है, वह भाषा है। परिभाषा, मानव अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। जब मानव इस संसार में जन्म लेता है तब वह एक छोटा सा बच्चा होता है जो किसी भी प्रकार की भाषा नहीं बोल पाता, परंतु जब उसे भूख लगती है या दर्द होता है तो वह रो रो करके अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे वह बड़ा होने लगता है वैसे वैसे विचारों को प्रकट करने वाली भाषा सीख लेता है। भाषा के भेद हैं। भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। अब हम व्यक्त भाषा के बारे में बताएंगे। इसके 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके अंतर्गत मानव के बीच में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली या संकेतों के माध्यम से समझाई जाने वाली जो भाषा है उसको हम व्यक्त भाषा कहते हैं। मानव के बीच बोली जाने वाली, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, या बोली जाने वाली भाषा, लिखी जाने वाली भाषा, संकेतों के द्वारा बताई जाने वाली भाषा, यह आपकी व्यक्त भाषा के अंतर्गत आता है। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मनी, उर्दू, गुरुमुखी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, ये सब व्यक्त भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे व्यक्त भाषा के अंतर्गत 3 रूप होते हैं। पहला आपका मौखिक भाषा या कथित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिस भाषा का प्रयोग हम लोग मुंह से बोल करके तथा कान से सुने जाने योग्य जो भाषा होती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक या उच्चारित भाषा कहते हैं, जिसका प्रयोग संसार में, लोक में सबसे ज़्यादा किया जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे नेताजी मंच पर खड़े होकर देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर रखने के लिए ग्रामीणों को जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं। ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, आप लोग पूर्ववर्ती कक्षाओं में जान चुके हैं। लिखित भाषा, जब मानव अपने भावों और विचारों को कलम के द्वारा कागज पर लिख करके किसी दूसरे के सामने संप्रेषित करता है तो दूसरा व्यक्ति आंखों से देखकर पढ़कर समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का मुख्य रूप से यही स्वरूप है, क्योंकि लिखित भाषा का प्रयोग वर्ण और अक्षरों के द्वारा ही संभव है। जैसे श्यामपट पर अध्यापिका देखिए लिख रही है, योगेश अपने बड़े भाई को पत्र लिख करके परीक्षा का परिणाम बता रहा है। ये आपकी हो गई मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगली है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं वह
सांकेतिक भाषा कही जाती है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा को एक बच्चा अपनी माँ से दिखाकर क्या कह रहा होगा कि माँ मुझे सिलवा दो चांद का एक झिगोला, है कि नहीं, जो कविता आप लोगों ने पढ़ा है। अध्यापक इधर आप देखेंगे संकेतों के द्वारा दौड़ने वाले बालकों को बताया कि जो उस लाल लाइन की पट्टी पार करेगा वही विजयी होगा। ये आपकी सांकेतिक भाषा का मतलब इशारा करना। जैसे आप लोग, हमने कुछ पूछा, सिर हिला करके इशारा कर दिया, सांकेतिक भाषा है। अब अगली है आपका अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा यह है, सामान्य रूप से यह मानव की समझ से परे जो भाषा होती है, बाहर की भाषा जो होती है, उसे अव्यक्त भाषा हम लोग कहते हैं। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से दोस्ती एवं प्रेम का एहसास कराते हैं, इस तरीके से जैसे आप लोग स्क्रीन पर कुत्तों को देख रहे हैं। जैसे जंगल में हाथी सूंड के जोरों से आवाज़ निकालकर अपने झुंड को अपने से अलग होने का एहसास दिलाता है। ये आपकी अव्यक्त भाषा। हमने आपको बताया ये भाषा के दो रूप, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा के तीन रूप, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा जो लिख कर कही जाए, मौखिक भाषा जो बोलकर कही जाए, सांकेतिक भाषा जो इशारा करके बताई जाए, वही आपका ये तीनों भाषा के रूप हैं। अब हम आपको बताएंगे मातृभाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी। मातृभाषा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृ और भाषा, अर्थात माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम जिस भाषा में परिचय प्राप्त करता है वही उसकी मातृभाषा होती है। माता या परिवार के द्वारा जो भाषा उसको सिखाई जाए वह कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। इसी में आपको ये भी बताना है राजभाषा क्या है। राजभाषा दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में या प्रशासनिक कार्यों में किया जाए उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारे भारत में सरकारी कामकाज की भी हिंदी भाषा द्वारा ही संपन्न होते हैं। संपूर्ण विश्व में जितनी भाषाएं हैं इसमें चीन का प्रथम स्थान है तथा हिंदी भाषा का तृतीय स्थान है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी भी हम लोग कहते हैं। यह देवताओं की वाणी है, देवता लोग संस्कृत में बात किया करते थे। आगे आपको बताना है हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। हमारे देश में बोली जाने वाली आधुनिक भारतीय भाषाएं ये इस तरीके हैं, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। उड़िया, बंगाली और पंजाबी। हिंदी भाषा भारत देश के साथ साथ नेपाल, फिजी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में भी प्रयुक्त की जाती है। भाषा का आधार और स्वरूप। भाषा एक सुव्यवस्थित भाषा वर्णों के सुव्यवस्थित मेल से बने शब्दों को सुव्यवस्थित मेल से बने शब्दों के मेल से बने वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः सही स्थान पर सटीक वर्णों एवं शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग कर हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तीन प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है भाषा और स्वरूप, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, इसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। वर्ण, एक वर्ण में जैसे आपका अ है, र है, म है, ये सब आपके वर्ण हैं। एक वर्ण में सदैव दो अक्षर मिले रहते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के एक वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे ये आपका र लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपका ये र लिखा है तो र का मतलब ये हो गया, इसमें ये आपका छोटा अ आधा और आधा र दोनों मिल करके ये आपका र बनाए हैं। अगर इसमें से हम अ को हटा देंगे तो ये र केवल आधा ही बचेगा। एक अक्षर जो बनता है वर्ण, इसमें सबके साथ ही आपका अ लगा हुआ रहता है। इसका विस्तृत ज्ञान आपको संधि में बताएंगे। उसके बाद हम आपको शब्द के बारे में बताएंगे। वर्ण
भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अ, र, न, उ, क ये सब आपके वर्ण हैं। इसी के बाद हम आपको बताएंगे शब्द। वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से शब्दों की रचना होती है। जैसे न, य, न, भवन भवन, पवन पवन। कहने का मतलब यह है वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से शब्दों की रचना होती है। सुव्यवस्थित संयोग का मतलब जैसे न या न आपको लिखना है तो एक सुव्यवस्थित तरीके से पास पास ऊपर सिरोरेखा खींचकर आप लिखेंगे तभी यह शब्द बनेगा। जिस प्रकार वर्णों के संयोग से शब्द बन जाते हैं उसी प्रकार शब्दों के संयोग से वाक्य बन जाते हैं। अब आपको एक वाक्य लिखना है कि राम घर जाता है तो आप ऐसे लिखेंगे ना, राम घर जाता है। अगर यही हम ऐसे लिख दें, राम राम यहाँ लिख दें, घर यहाँ लिख दें, जाता है यहाँ लिख दें। आप लिखना शुरू करिए कापी के एक पेज पर राम, दूसरे पेज पर घर, तीसरे पेज पर जाता है, तो क्या कहीं वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए परस्पर संयोग यानी दोनों पास पास होने चाहिए। जो वाक्य लिखने का जो नियम है, राम घर चल जैसे 3 शब्द हैं तो तीनों बगल बगल होने चाहिए। यही आपका ठीक उसी प्रकार से जो शब्दों का संयोग है वही आपका क्या है? वाक्य कहा जाता है। अब हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण के बारे में। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, हर भाषा का अपना एक नियम होता है। ठीक उसी प्रकार से अब हम आपको बताएंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, व्याकरण की क्या आवश्यकता है, कैसे व्याकरण पढ़ा जाता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी हम लोग लेंगे। तो आप लोग देखें, व्याकरण के द्वारा यह ज्ञान होता है कि किस वर्ण का, शब्द का या वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जाए। भाषा के नियम निर्धारित होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना व लिखना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को सुधारता है, सजाता है और संवारता है। इसकी परिभाषा है व्याकरण की, वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है वह व्याकरण कहलाता है। भाषा का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण है। व्याकरण ही भाषा को नियमों में बांधता है, इसे परिष्कृत भी करता है। यही आपका व्याकरण है। व्याकरण के भाग क्या हैं? आपके व्याकरण के भाग क्या होते हैं? तो इसमें आपके 3 भाग बताए गए हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विभाग के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ण विभाग के अंतर्गत बताया गया है यहाँ पर, इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उच्चारण, संधि, संयोग तथा लिखने की विधि तथा नियमों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के समस्त वर्ण अपने निश्चित क्रम में आते हैं जिसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला से वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हिंदी में कुल 44 मूल वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण विभाग के अंतर्गत जानेंगे। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, कहाँ क्या दिया है इसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, ऊष्म वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। तो सबसे पहले जानेंगे स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। व्यंजन वर्ण के पश्चात व्यंजन वर्ण को 5 वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे आप लोग देख लें, ये वर्ग है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। लेकिन इसको जो वर्ग आप लोग देख रहे होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का मतलब ये हुआ क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ और या। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। त वर्ग का मतलब हुआ त, थ, द, ध और न। प वर्ग का मतलब हो गया प, फ, ब, भ और म।
इसको कैसे बांटा गया है, कंठ कौन कौन से वर्ण हैं, क च ट त प, तालव्य कौन से वर्ण हैं, ख छ ठ थ फ, मूर्धन्य कौन से हैं, ग ज ड द ब, दंत कौन से हैं, घ ज ढ ध भ, और ओष्ठ कौन से हैं, ड़ अंगा याड़ा न म न और म। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं। 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं, श, ख, श और व, ह। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ऊष्म वर्ण श, ख, श और ह। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे इसके अतिरिक्त 4 आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और श्र। देख लें आप लोग छ कैसे कैसे क्या क्या मिल करके बना है, बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क और श मिल करके आपका छ बन गया है, दोनों आधे आधे हैं चूंकि नीचे विसर्ग लगा हुआ है। त और र मिल करके त्र, ज और या मिल करके ज्ञ, श्र, स और र मिल करके श्र। अतिरिक्त वर्ण है ढ़ और ढ, जो प्रयोग के आधार पर बना लिए गए हैं। नुक्ता, ज और फ, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है उसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। ऊपर आप लोगों ने अभी स्वर व्यंजन में, स्वर में हमने 11 ही स्वर बताए थे, लेकिन हम लोग 13-14 पढ़ते हैं। जो आपका अंगा और अह बचता है वह अयोग वाह वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। अब अगले दिनों हम आपको इसमें 2 बिंदु रह जा रहा है, इसकी भी चर्चा कर ही दिया जाए ताकि यह चैप्टर खत्म हो जाए। शब्द विभाग देख लेंगे। शब्द विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना, उत्पत्ति, परिवर्तन से संबंधित नियमों का ज्ञान किया जाता है, जिसे हम लोग आइटोमोलॉजी कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों से मेल से बने शब्दों का ज्ञान होता है, जैसे घ और र, प, ह, आ और ड़, पहाड़। यानी एक एक वर्ण का अलग कर दिया जाए। जैसे पहाड़ है तो प लगा हुआ है, इसमें प है, ह है, ह में आ की मात्रा है और ड़ है। ये आपका क्या है, शब्द विभाग। वाक्य विभाग क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से बनने वाले वाक्यों का ज्ञान होता है। इसमें वाक्यों के भेद, उत्पत्ति और परिवर्तन आदि के बारे में ज्ञान होता है। जैसे राम मंदिर चल, भगवान के दर्शन कर, ये आपके 3 शब्द जुड़े हैं, तीनों से वाक्य बना हुआ है। यहाँ भी 4 शब्द जुड़े हैं, चारों से वाक्य बना हुआ है। अब आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे सार संक्षेप दिया हुआ है, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं। हम इस सार संक्षेप को हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये सार संक्षेप है, आप लोग सार संक्षेप देखेंगे, इसको जूम करके देख लेंगे। भाषा से उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी, कहना या प्रकट करना। भाषा के 2 भेद, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त भाषा निम्न प्रकार से दृष्टिगत होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अव्यक्त भाषा सामान्य मानव की समझ से परे होती है। भाषा का आधार एवं स्वरूप 3 प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण के 3 भाग, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। इसके आगे एक्सरसाइज दी हुई है, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये आपकी बुक में दिए गए हैं पीछे सार संक्षेप में। कल हम आपकी यह एक्सरसाइज आपको बता देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं पुनः। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें पूर्ण रूप से। आप लोग हर विषय पे समान जोर दें, संभव हो नोट्स वगैरह भी तैयार करते रहें अगर आप लोगों के पास बुक की व्यवस्था हो गई हो। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।